मैं ये अंग्रेजी में जो ट्वीट की गई है इस पर मैं शाह खावर साहब, सीजेपी प्लीडिंग, ये मरियम साहिबा की है, सीजेपी प्लीडिंग फॉर आई के डजंट मेक आई के लुक गुड, इट मेक्स सीजेपी लुक बैड, वेरी ब्रेजन। एक इल्जाम लगाया है उन्होंने कि प्लीड कर रहे हैं, गोया वो इमरान खान के वकील हैं। ये मरियम साहिबा ने सीजेपी साहब के बारे में कहा। मेरे जैसे आदमी भी बैठे हैं, उर्दू में भी बता दें, कोई चाय के खोखे पे, कोई गांव में, मैं दोबारा अर्ज करता हूं, के आ रहा है हर आदमी शाह खावर साहब की, मेरी उर्दू जरा कमजोर है लेकिन मैं साहब की तरह स्मार्ट नहीं होता। सीजेपी प्लीडिंग फॉर मैं ये प्लीडिंग, चूंकि लीगल टर्मिनोलॉजी में जार्गन और होता है प्लीड का, और तो प्लीडिंग मैं यही समझूंगा कि उनके एडवोकेट हैं, उनके वकील। अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। वो एक डजंट मेक लुक इमरान खान गुड, इमरान खान के लिए ये अच्छा नहीं है। इट मेक सीजेपी लुक बैड, सीजेपी बुरे बन रहे हैं, ये उनकी जबान है। वेरी ब्रेजन, अब ब्रेजन बड़ा सख्त। अच्छा काई साहब, कथा कलामे की माफी पहले दोनों आईनी माहिरीन हैं, और मैं चैलेंज करता हूं ये अंग्रेजी मोहतरमा मरियम नवाज साहब नहीं लिख सकती। चले मैं उन्हें थोड़ा सा जानता हूं, बाकी दोनों मेहमान जी सर शाह खावर साहब फर्स्ट यू एंड देन प्लीज गौर साहब, डोंट यू थिंक इट्स टेंटामाउंट टू जो है ये तौहीन अदालत नहीं बनती है? देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारी बिल्कुल प्रेमा फेशाई बनती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आधा अदलिया है हमारी, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, रोजाना उनके खिलाफ तनकीद होती है, और उस पर कई दफा तनकीद जो है वो तज़हीक तक पहुंच जाती है, जो कि बिल्कुल कंटेम्प्ट बनती है। लेकिन ये उनका ज़र्फ है कि वो हर इस तरह के रिमार्क्स या ट्वीट्स के ऊपर जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेते, वो सरफ नजर करते हैं, वो जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं कि वो जानते हुए कि ये सब कुछ है। क्योंकि अगर इस तरीके से ये इनकी स्टेटमेंट्स को अगर आप सीरियसली लेना शुरू हो जाए तो फिर हर दूसरे जो है वो केस को पसे फुट डाल कर। मैं माफी चाहता हूं, मैं एक थोड़ी सी कोई बात बड़ी है, सिर्फ एक हल्के से हमारे साथ उनके मामले खसूसी थे इससे पहले मेरे, उन्होंने कहा जी कि जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था वो ठीक हुआ है, और ये जो हम लोग उसकी चौखट पर ले गए हैं ये भी ठीक। फ्रॉम वन साइड द रिच माइटी एंड पावरफुल जो लोग हैं 30 साल से, ये बाई एंड लार्ज उनकी तरफ से अंदर आ रहा है, ये जी बेंच फिक्सिंग हो रही है, ये इंटिमिडेशन आ रही है, और एक तरफ से ज्यादा आ रही है। तो इस पे हम क्या समझें कि फिर हमें खामोश होना चाहिए, इसे न्यू नॉर्मल समझना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं कि हमें बहसियत कौम भी, और मैं समझता हूँ कि लॉयर्स को भी, और जो है उनको बिल्कुल ये जो डेकोरम ऑफ द कोर्ट है उसको बिल्कुल मलूज़ खातर रखना चाहिए। और हमने ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस देखी है कि जिसका जो भी जहाँ पे चलता है, बस चलता है, वो यूज ऑफ फोर्स या एक शो ऑफ पावर जो है वो कोर्ट्स में भी एक्सरसाइज करते हैं। मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारे जो है वो खिलाफ फैसले भी हो जाते हैं, हमारे खिलाफ हो जाते हैं, हम उसके बावजूद भी बाउ डाउन करते हैं और कहते हैं जनाब थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। हाँ, अब जजमेंट के ऊपर आप एक जायज तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि जब तनकीद तज़हीक के उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वहां पे मैं समझता हूं कि खराबी स्टार्ट हो जाती है। शाह खावर साहब, गोहर साहब के जाने से पहले ऑफ द रिकॉर्ड बात ये यार म्यूट कर दो, सिर्फ अभी मरियम नवाज साहबा को फोन करना है आपने, उसने कह रहा है बगैर देखे ट्वीट पढ़ के बता क्या ट्वीट किया है। वो बगैर देखे उन्हें कह रहा है आपने वो ट्वीट पढ़े बगैर ना बताओ आपने क्या ट्वीट किया था। वो अंग्रेजी ये नहीं बोल सकती, लेकिन बहरहाल गौर साहब काइंडली इधर आपने बताइएगा। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो ये केस है यही हमारा जो स्टांस रहा है थ्रू आउट कि ये मैच फिक्स था, हमें विक्टिमाइज किया जा रहा था, एक पर्पस था इसके पीछे, हमें पकड़ा जा रहा था, हमारी डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे एक साजिश थी। और डे बाय डे अगर आप इवन ऑर्डर शीटें भी देखें तो हमें कहा जाता 2 घंटे बाद आ जाओ, 1 घंटे बाद आ जाओ। अदरवाइज मरियम नवाज का इस केस के साथ क्या लेना देना बनता था? अतर साहब का जो ताउल्ला तारिक साहब आते रहे तो उनका इस केस के साथ न वो कंप्लेनेंट थे, न वो गवाह थे, और न वो, क्योंकि जो 5 महीने साहिबान ने रेफरेंस फाइल कर दिया तो वो तो डिसमिस हो चुके थे, तो स्पीकर के थे, और कोई ऐसी ये कहाँ से आते रहे? ये वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो लास्ट मोमेंट तक। अच्छा गौर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक दो सवाल मुझे रह जाएंगे। पहले खबर साहब, आप नैब तरामीम अगर खत्म होती हैं और जिस तरह के रिमार्क्स हमने देखे हैं तो जो तमाम मुल्जिमान थे वो दोबारा उनका स्टेटस वही होगा, हर चंद के वो वतन अजीज से रुखसत हो चुके हैं, मगर उनका लीगल स्टेटस क्या होगा अगर ये तरामीम? शाह खावर साहब पहले आप फरमा दें और फिर गौर साहब आप। जी शाह खावर साहब। जी देखें, वो तो बिल्कुल एक मुसलमान उसूल है लॉ का कि अगर कोई भी एक्ट या कोई भी तरमीमी लॉ जो है
अगर उसको अगर सुपीरियर कोर्ट्स और वो भी सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्राइक डाउन कर दे, उसको इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दे, तो वो बिल्कुल मंसूख हो जाते हैं। और उसके नतीजे में जो फैसले हुए हैं, जो एक्ट्स हुए हैं, जो रियायतें मिली हैं, वो फिर स्क्वायर वन पोजीशन पे वापस चली जाएगी। जनाब गौहर साहब, सर जो काजी साहब जो दो एक्चुअली अमेंडमेंट हुई है, अमेंडमेंट सदर साहब ने तो डिसोन किए क्योंकि सदर साहब ने दस्तखत तो किए नहीं है, तो उन्होंने डीम प्रोविजन में लाया है। अभी तो ये एक आईनी मसला है कि क्या डीम बनता है कि नहीं। मेरी तो राय अपनी ये है कि वो लॉ नहीं बना है जब तक सदर उस पर दस्तखत नहीं करे, क्योंकि वो पार्लियामान का हिस्सा है। और जब तक जॉइंट सेशन नहीं, मैं ये नैब तरामीम की बात कर रहे हैं। नैब में जो नैब लॉ में जो तरामीम हुई थी, जिसमें कहा गया था जी 50 करोड़ से कम का केस नहीं सुन सकते, दिस एंड दैट, और जिसके बाद नैब ने सारे केसेस वापस ले लिए थे, वो आई थिंक दैट इज अंडर डिस्कशन। ये अगर वो काजी साहब उस वाले मैटर में तो देखिए वो जुलाई 2022 से पेंडिंग है, बड़ा अरसा लग गया। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, फिर लॉ यही है कि जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है तो वो लॉ उस दिन से एप्लीकेबल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उसमें ऑब्जर्वेशन अनलेस एंड अनटिल की सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में ये होल्ड कर ले कि ये वो इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे होगा, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ के केस में कर दिया था। एनआरओ के केस में इफ्तियार चौधरी साहब ने ये होल्ड कर दिया था कि जिस दिन से एनआरओ आया है, तो जब हम डिसाइड कर देंगे ये उस दिन से एप्लीकेबल होगा। तो सब आखिरी दोनों आईनी माहिरीन से फायदा उठा लें, इनकी मौजूदगी में। दोनों स्मार्ट आदमी हैं। गौहर साहब तो अब भी माशाल्लाह ठीक 21.5 साल के लग रहे हैं, और शाह हावर साहब मेरी तरह थोड़ी सी। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि ये जो अगर इलेक्शन कहा जा रहा है 2024 में होंगे, कोई कह रहा है 6 माह आगे जा सकते हैं, मार्च अप्रैल में जा सकते हैं। आइन किस चीज की पाबंद करता है? कोई केयर टेकर कितने अरसे के लिए आ सकता है? देखिए भट्टी साहब, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। आर्टिकल 224 में जो है वो 90 दिन में अगर असेंबली डिसॉल्व हो तो उसमें इलेक्शन होना है, और केयर टेकर्स का भी उतना ही टेन्योर है। लेकिन हमने ये देखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जब हुक्म सादर किया था, जब 14 मई की डेट फिक्स की थी, तो उसमें भी वो 90 डेज से तो बियॉन्ड जा चुका था। उस पर भी उन्होंने केयर टेकर्स का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन बात ये है कि ये हर सूरत में अगर ये आर्टिकल 51 के तहत जो डीलिमिटेशन होनी है, अगर उसमें हो भी जाए, तो मैं नहीं समझता कि वो डीलिमिटेशन वाला पीरियड और नेक्स्ट 90 डेज, उससे आगे इलेक्शन किसी सूरत में नहीं जा सकते। अगर वो जाएंगे तो वो सरीहन आइन से इनहराफ होगा। जी गौहर साहब, आप रहनुमाई फरमाइए। भट्टी साहब, मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक आईन में लिखा था, आईन में ये ज़रूर लिखा है कि जब ऑफिशियली सेंसस पब्लिश हो जाए तो उसके बाद डीलिमिटेशन होनी चाहिए। पर आईन में ये नहीं लिखा है कि अगर डीलिमिटेशन ना हुई आफ्टर द ऑफिशियली पब्लिश सेंसस तो फिर इलेक्शन डिले होंगे। डिले किसी सूरत नहीं हो सकता इलेक्शन में। अलबत्ता ये भी है कि सेक्शन 17 ऑफ द इलेक्शन एक्ट में लिखा है कि आप डीलिमिटेशन ज़रूर करें, बट सेक्शन 22 में ये प्रोवाइड है कि जनरल इलेक्शन 4 महीने पहले ये कंक्लूड होनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि लॉ के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी सूरत में केयर टेकर गवर्नमेंट 90 डेज से बियॉन्ड नहीं जा सकती। अच्छा गौहर साहब, वक्त की कमी की वजह से 30 सेकंड में एक सवाल। हमने जब से सुना है, आप जैसे आईनी माहिरीन आते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला खत्मी होता है और तमाम अदारे क्रॉस द बोर्ड पाबंद है उस पर इंप्लीमेंट करने का। गालबन सुप्रीम कोर्ट, यही मौजूदा चीफ जस्टिस आई थिंक उमर अताब बंदयाल साहब हैं, जो मेरी जहाँ तक मेमोरी है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था 14 मई 2023 को इलेक्शन होंगे। लेकिन वो इलेक्शन तो नहीं हुए, ना किसी के खिलाफ तौहीन अदालत हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला ना मानना हुकूमत की सवाबदीद है? नहीं, हुकूमत की सवाबदीद किसी सूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को ज़रूर इन्फोर्स करे। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को ज़रूर इन्फोर्स करवाया करती तो शायद आज का जो होप हिरास इस पूरे मुल्क में ये ना होता। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अगर जजमेंट दे दें तो वो ज़रूर इन्फोर्स करे, इंप्लीमेंट भी करें। 30 सेकंड आप जरा प्लीज इसकी रहनुमाई फरमा दें। देखिए, मैं ये कहूँगा कि देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी लंबी बहस है, लेकिन मैं कंक्लूड इसको ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है बिल्कुल बाइंडिंग है, उसको अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसी जजमेंट ना दे जो कि इम्प्लीमेंट ना हो सके, फिर सुप्रीम कोर्ट की अपनी हैसियत कम हो।
इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट मुल्जमान से पूछा करे मुझे क्या जजमेंट देनी चाहिए कि मैं 30 दिन जो आइन में लिखा है इलेक्शन जो 90 दिन आप जैसे साहिब इल्म कहते हैं ना, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए था हुकूमत से, सरकार मियां साहब की जजमेंट दमा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शाह खावर साहब, ये उन्होंने एक और प्रैक्टिकली बात की और ये कानून में है भी कि जो इम्प्लीमेंटेबल ना हो प्रैक्टिकली, तो उसके बारे में उन्होंने ये बात की है। मगर बहुत शुक्रिया, वक्त कम है।